बच्चों आज हम बात करेंगे इस पे पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पर कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मसला, तो वो क्या है। ठीक है, इसको गौर से समझना है। इस लिहाज से भी समझना है, अगर मैं कहूँ कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है ये। और वैसे भी मुस्लिम हमें क्राइसिस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या मसाइल है, यही मसला क्या है जो अक्सर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लोगों के मुँह से, मस्जिदों से हम सुन रहे होते हैं। ये क्या चीज़ है ऐसी, मतलब थोड़ी थोड़ी पैचेस में इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है एंड लिटिल नॉलेज, जाहिर सी बात इट इज़ ऑलवेज डेंजरस। तो हमें कंप्लीट नॉलेज एक चीज़ की होनी चाहिए कि वो क्राइसिस है क्या, कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, या क्या करना चाहिए इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, कौन कर सकता है। ठीक है, कौन कर तो सकता है लेकिन करना नहीं चाहता, क्यों नहीं करना चाहता, किसके मफादात हैं, ये चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपने। ठीक है, तो ये ऐसे के पॉइंट्स पे भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत लॉन्ग लिख रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट कर लेंगे अपने लिहाज से। तो पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में क्या एक मसला है, ठीक है, वो चीज़ हमें समझनी है। और ये जो है पूरी डिटेल इसकी जो है वो पीछे मैंने इसको बोर्ड पर लिख दिया है, पॉइंट बाय पॉइंट ना, कि हिस्टोरिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर किस तरह से हिस्ट्री जो है वो क्या है, पैलेस्टीन की क्या तारीख़ है, क्या हिस्ट्री है, तो क्या आपको भी समझ में आएंगी चीज़ें और आप एटलीस्ट बात भी कर पाएंगे औरों से, अगर कभी आपको उस पर बात करनी हो। अगर भी फेसबुक पे इस तरह की आप पोस्ट देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और क्या क्राइसिस है। अगर आपको नहीं पता, बीइंग अ मुस्लिम एटलीस्ट पता होना चाहिए हमें, उम्मत का दर्द अगर आपके दिल में है कि एटलीस्ट पता तो हो कि उन पर जुल्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। ठीक है, तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करें, कदीम तारीख़, मतलब हज़ारों साल पहले जब से हमें इसकी तारीख़ पता है फ़लस्तीन की, तो उस लिहाज से हम जाते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, हज़ारों साल पुरानी बात है कि पैलेस्टीन जो है ना, उसको नाम कहा जाता था वैली ऑफ कनान, कनान की वादी कहा जाता था उसको, वादी कनान कहते थे बहुत कदीम प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर। और वादी कनान में जो लोग रहते थे उनको फ़िलिस्तीन्स कहा जाता था। इनको हमने सैमसन में पढ़ा इनके बारे में, फ़िलिस्तीन्स कहा जाता था। फ़िलिस्तीन्स कौन से? पेजेंस थे। पेजेंस मतलब बुत परस्त थे, मुशरिकीन में से थे, बुत परस्ती किया करते थे। डैगॉन पढ़ा था ना, उनका सबसे बड़ा जो है खुदा या जो बुत है उसको डैगॉन को कहा करते थे, टेम्पल ऑफ डैगॉन भी था वहाँ पर। तो ये बहुत पुरानी बात है। तो वो फ़लस्तीन का पूरा इलाका पहले कनान कहा जाता था और उसमें सारे के सारे बुत परस्त थे, बुत परस्ती करते थे। उसमें कोई भी मुसलमान, ईसाई, यहूदी कोई कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद हुआ कि आगे जाकर द एक्सोडस ऑफ बनी इसराइल, नेक्स्ट पॉइंट पे। एक्सोडस किससे कहते हैं? एक्सोडस का मतलब होता है खुरूज, बाइबल के अंदर ये वर्ड आता है एक्सोडस, इसके मतलब खुरूज होना, बाहर निकलना। बनी इसराइल का खुरूज, बनी इसराइल का एक्सोडस। ठीक है, कम तो अब जानते हैं इसको, मैं स्टोरी शॉर्ट करके बता रहा हूँ। इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट में जो है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो यहाँ पर इजिप्ट के अंदर एक कौम रहा करती थी, उसको हम लोग कहते हैं बनी इसराइल। बनी इसराइल एक कौम थी और जिन पर फ़िरौन जो है वो क्या किया गया, जुल्म किया करता था। चूँकि फ़िरौन ये कहता था कि बनी इसराइल जो है ना, उनके ख़ानदान का कोई बच्चा जो है ना वो मेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। तो उसी में जो मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब हुई तो उनकी माँ ने क्या किया कि उनको जो है संदूक में बंद करके दरियाई नील में बहा दिया। फिर वो फ़िरौन के महल के पास आकर रुका। तो मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जो है वो कहाँ हुई बेटा, ये जो है वो फ़िरौन के घर पे हुई। और बनी इसराइल जो थे वो वहाँ के रहने वाले थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम भी उसी कौम के थे। और उन्होंने बनी इसराइल में से अक्सर ने क्या कर लेते, इस्लाम कबूल कर लिया था। बस इस्लाम से मुराद हुई जो मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की थी। तो बनी इसराइलियों ने क्या किया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइलियों को कि वो इजिप्ट से क्या करे, बनी इसराइल इजिप्ट से जो है ना वो कनान की वादी में चले जाएँ, वादी कनान में जो उसके बराबर में ही था। ठीक है, वादी कनान, तो वहाँ पर आप चले जाएँ। और यहाँ पर एक समंदर भी मौजूद था, ठीक है, जिसको हम लोग रेड सी कहते हैं। तो उसको पार करके वो वादी कनान में चले जाए। तो फाइनली जो है वो वादी कनान में ये सारे के सारे आ गए। अच्छा, वादी कनान में उस वक्त इस तरह मतलब कि दो लोग आ गए, मतलब दो कौमें वहाँ पर आ गई। एक तो इसराइलीट्स जिनको हम कहते हैं, बनी इसराइली, वो आ गए, और एक फ़िलिस्तीन्स कहते हैं जो फ़लस्तीनी थे, जो वहाँ पर मुशरिकीन में से थे। ठीक है, अब जो इसराइलीट्स थे ना, अब वो उनका मज़हब क्या था? हम बीइंग अ मुस्लिम कहते हैं कि वो सारे के सारे मुसलमान थे, बाद में वो गुमराह हो गए, बाद में वो इस्लाम से फिर गए, बने इसराइली। और यहूदी कहते हैं कि वो सारे के सारे ऑलरेडी यहूदी थे, जीऊस थे। तो ये एक थोड़ा सा मामला क्लियर कीजिएगा ज़रा, कि बनी इसराइलियों को हम समझते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग की थी वो इस्लाम की थी, और वो मुसलमानों को ही लेकर गए थे, मतलब मुसलमानों को ही लेकर वो कनान की वादी में गए थे। और यहूदी कहते हैं कि वो यहूद थे असल में जो गए थे अपने मज़हब के मुताबिक। ठीक है,
हाँ, लेकिन हम ये कि ज़रूर कहते हैं कि बनी इसराइल की कौम जो बाद में अक्सर व बेशतर उसमें जो कबीले थे उनके वो क्या हो गए, वो गुमराही का शिकार हो गए, फिर वो यहूदी बन गए वॉटेवर, ठीक है, और कुछ मुसलमान भी रहे। तो हुआ क्या कि लड़ाई होनी शुरू हो गई, चूँकि जो फ़लस्तीनी थे ना उनको लगा कि भाई ये तो हमारे जगह पे आ गए हैं, कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के बीच में एक लड़ाई हुई, मतलब जंगी होंगी, मल्टीपल जंगी हो गई। फिर क्या हुआ कि बनी इसराइलियों के ऊपर क्या होता था, उनका एक बादशाह मुकर्रर किया जाता था जिनको जजेस कहा जाता था। तो जजेस आए बनी इसराइलियों के बहुत सारे ने, जो उनको लीड करते थे, किसी के पास सालार होते थे। उन्हीं जजेस में से एक सैमसन का नाम ने पढ़ा है, लायंस फ्रॉम सैमसन अगेंस्ट इसमें, जो फ़लस्तीन के खिलाफ जो लड़ते थे, बाद में फ़लस्तीनियों ने उनको पकड़ कर आँखें निकाल ली थी, ठीक है, पढ़ा है ना ये बात। सैमसन, इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक जज थे, इसराइल के बादशाह थे दाऊद अलैहिस्सलाम। इस तरह सोलोमोन, मतलब जिनको हम क्या कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो परिंदों की और जानवरों की बोलियाँ समझते थे, वो भी थे। ये और भी मल्टीपल ETC डाल दिया, क्योंकि मकसद आज पढ़ाना ये नहीं है मेरा, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें जजेज़ आए, ठीक है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में क्या हुआ कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की, उन्होंने एक जो है ना वो एक टेम्पल एक कायम किया, एक इबादत गाह बनाई जिसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है, जिसको ओल्ड टेम्पल भी कहते हैं। सुना होगा आपने इसके नाम, ओल्ड टेम्पल हैकल सुलेमानी। बहुत बड़ी तामीर की उन्होंने, और कहा गया था कि मतलब इस तरह से जन्नात की मदद से तामीर की, इस तरह से कहा जाता था ना उसको। तो ओल्ड टेम्पल को उन्होंने तामीर करवाया, और उसी में फिर आगे जाकर कई सालों के बाद फिर जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की जो वलादत हुई इसी वादी में, ठीक है। इसी वादी में ये वादी बनी जो है वो आप फ़लस्तीन की वादी कह सकते हैं, जो कि नाम इसका फ़लस्तीन शुरू से था। तो फ़लस्तीन की वादी में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई बैतुल्लहम में। बैतुल्लहम एक जगह है, बैतुल्लहम, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और वो किस शहर में, यरूशलेम, जिसको जेरूशलेम कहते हैं। तो यरूशलेम या जेरूशलेम में उनकी पैदाइश हुई। तो यहूदियों के लिहाज से ये वाली जो पोर्शन है ना, ये फ़लस्तीन के इलाके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ओल्ड टेम्पल बनाया था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। और ईसाइयों के लिहाज से इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है वो बैतुल्लहम है, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा हुए। और मुसलमानों के लिहाज से इसलिए कि यहाँ पर मस्जिद अक्सा है, जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिराज शरीफ पर गए, ठीक है, मिराज पर गए, है ना। पाके वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, पढ़ा है ना हमने इसको। तो जीसस क्राइस्ट पर पैदा हुए तो उन्होंने ईसाइयत की तबलीग शुरू की, क्रिश्चियनिटी की तबलीग शुरू की। हम तो कहते हैं कि मुझे इस्लाम की तबलीग शुरू की, ईसाई कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी की तबलीग शुरू की। तो जो यहूदी थे ना, अब यहूद से वो डिफरेंट थे, तो यहूदी उनके ख़िलाफ़ हो गए और फाइनली खिलाफ वर्जी करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया, क्रूसिफिकेशन, मतलब मसलूब कर दिया। क्रूसिफिकेशन का मतलब होता है मसलूब कर देना, क्रॉस है ना, स्लेब पे चढ़ा देना। तो आपने पढ़ा होगा कहीं पर कि प्लस जैसा क्रॉस था उस पर ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब कर दिया गया। तो ये ईसाई मानते हैं, मुसलमान ये मानते हैं कि जिस वक्त वो मसलूब करने जा रहे थे उस वक्त अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था और कोई दूसरा शख्स उनकी जगह पर मसलूब हो गया था। और कुर्बे क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा से जो है वो आएंगे क़यामत से पहले। ये हमारा एज आ मुस्लिम ईमान है। और क्रिश्चन कहते नहीं, वो वाकई में मसलूब हो गए थे। तो ये एक फ़र्क है क्रिश्चनों में, ईसाइयों में और मुसलमानों में। तो जीसस क्राइस्ट को जो है मसलूब कर दिया। और फिर यहूदी जो है ना इस तरह से वो काबिज़ हो गए पूरे, मतलब कि वो पहले से हमेशा से वो इसराइल में मतलब कि ज़्यादा ही थे, फ़लस्तीन के इलाके में। तो फ़लस्तीन में ऑलरेडी वो ज़्यादा थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ईसाइयों ने जो है ना वो बदला लेना चाहा, रिवेंज लेना चाहा, चूँकि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो मसलूब किया। तो फिर हुई क्रूसेड का मतलब होता है सलीबी जंगें। क्रूसेड आर द हॉली वॉर्स विच आर फॉट बाय क्रिश्चियंस। ईसाइयों ने जो भी लड़ाई की ना, मतलब फ़लस्तीन का इलाका हासिल करने के लिए, उसको कहते थे क्रूसेड्स। इंग्लिश में क्रूसेड कहते हैं, उर्दू में अगर आप कहानियों में पढ़ते हैं तो सलीबी जंगें कहा जाता है उसको, स्लेब की जंगें। स्लेब मतलब क्रॉस को स्लेब कहा जाता है, सुना होगा आपने नाम ये। तो क्रूसेड, सोचो हर क्रूसेड क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम नहीं हुआ। जो पहला क्रूसेड था ना वो क्रिश्चियंस वर्सेस ज्यूज़ हुआ था, यहूदियों और ईसाइयों के बीच में हुआ था, जिसमें यहूदी हार गए थे और क्रिश्चियन और ईसाई जीत गए थे। और फाइनली क्या हुआ कि जो ज्यूज़ यहूदी थे वो भाग कर कहाँ चले गए थे, उनको भगा दिया गया था यूरोप। वो सारे यहूदी यूरोप चले गए थे भाग कर, ठीक है। और क्रिश्चियंस का पूरा इसराइल में जो है वो राज हो गया था। उसके बाद दोबारा क्रूसेड हुआ। अब वो जो क्रूसेड हुआ था वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में होती है। मल्टीपल क्रूसेड्स हैं मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में। तो बहुत सारी सलीबी जंगें हुई, जिनमें जो सबसे मेन कैरेक्टर है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला ने। नाम सुना होगा आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी का, जिन्होंने मल्टीपल क्रूसेड वॉर में फ़तेह हासिल की, ठीक है, जीत हासिल की। और मुसलमानों के पास क्या हुआ कि जो फ़लस्तीन का इलाका था मुसलमानों के पास आ गया पूरी तरह से, और ईसाइयों के यहाँ से भी चला गया। और उसके बाद आगे जाकर उसी फ़लस्तीन पर ओटोमान रूल, ओटोमान से मुराद सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया का रूल या फिर उसकी जो है वो हुकूमत शुरू हो गई। सल्तनत उस्मानिया ने उस पर हुकूमत करना शुरू कर दिया। खिलाफत उस्मानिया तो आप जानते ही हैं, अर्तुगरुल गाज़ी हो गए, उस्मान गाज़ी हो गए, इस तरह से इस तरह सुल्तान सुलेमान आलीशान हो गए, इस तरह सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह हो गए,
सुल्तान अब्दुल हमीद हो गए, नाम सुना होगा आपने। तो मैं कुछ मिनट, और बहुत सारे, ये नहीं कि इतने 4-5 होती, 4-5 मशहूर हैं जिनका नाम हर बच्चा जानता है, क्योंकि टर्किश ड्रामे बनाते हैं इनके ऊपर सारे, ठीक है। तो ओटोमान रूल जो है ना, सल्तनत उस्मानिया का रूल फ़लस्तीन पर शुरू हुआ और फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया के हाथ में आया, जो कि मुसलमानों का ही था, और मुसलमानों के हाथ में फ़लस्तीन आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कई सालों के बाद, कई साल तक मुसलमान वहाँ पर हुकूमत रही फ़लस्तीन में मुसलमानों की, और मुसलमानों की आबादी तेज़ी से फ़लस्तीन के अंदर बढ़नी शुरू हो गई, बहुत तेज़ी से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 पहली जंग अज़ीम स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर 1 पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 तक चली, आप जानते हैं, ठीक है। और इस वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ कि आपको पता है कि 2 अलग अलग पावर्स थी जो आपस में, 2 ब्लॉक्स आपस में लड़ रहे थे। उनमें से जो था वो ब्रिटेन वर्सेस ओटोमान एम्पायर था, मतलब बरतानिया जो थी ना, इंग्लैंड, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, वो लड़ रही थी ओटोमान एम्पायर से, मतलब कि सल्तनत उस्मानिया से, टर्की भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो वो उससे लड़ रही थी, उनकी लड़ाई थी। फर्स्ट बैटल जब हुई ना बरतानिया की सल्तनत उस्मानिया के साथ, उसमें बरतानिया हार गई थी, शिकस्त हुई थी, चूँकि ओटोमान एम्पायर जो है ना वो एक बड़ी ताकत थी। सल्तनत उस्मानिया, उसमें टर्की भी था, पूरा टर्की, अनातोलिया का पूरा इलाका मौजूद था टर्की का, सऊदी अरब था, अरब का अच्छा खासा इलाका उसके अंदर मौजूद था, और साथ में पैलेस्टीन भी था उसके अंदर, पता है ये बात आपको। ये पूरा इलाका मैप देखोगे तो ये सब आ रहा होगा ओटोमान एम्पायर के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एंड वाला ओटोमान एम्पायर, जब उसके पास बहुत थोड़ी सी जगह बच गई थी। अगर आप उससे पहले, आज उससे अगर 1600-1500 की बात करेंगे तो बहुत बड़ा इलाका उनके पास था, यूरोप के भी अच्छे खासी आबादी उनके पास थी। लेकिन इस दौर में जाकर बहुत कम रह गई थी, बट इतनी तो थी। सऊदी अरब के इलाके थे, पैलेस्टीन था, टर्की था, ये तो था ही था, इसमें कोई शक की बात नहीं, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट बैटल, ब्रिटेन ने क्या किया बेटा, हार गए। अब ब्रिटेन ने बोला कि अब क्या करें, अब तो ये तो मतलब ओटोमान एम्पायर को तो हराना बड़ा मुश्किल है, सल्तनत उस्मानिया को, मुसलमानों को हराना। तो उन्होंने फिर सोचा कि एक रूल लगाते हैं, डिवाइड एंड रूल या डिवाइड एंड कंकर जिसको हम कहते हैं, कि मुसलमानों को हराना है तो इस प्रिंसिपल पर चलते हैं, डिवाइड एंड रूल, मतलब तकसीम करो और राज करो। और हमेशा से अंग्रेज़ों ने ऐसे ही किया, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए उनको आपस में तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया लोगों को आपस में, उनके ओपिनियंस पे डिवाइड कर दिया, ताकि लोग दूसरे को दुश्मन हो जाए, मुसलमान ही आपस में दुश्मन हो जाए। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपना एक शख्स भेजा जिसका नाम था टी.ई. लॉरेंस उसका नाम था, जो मशहूर है लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से। अगर आपने मूवी भी बनी है इसकी, बॉलीवुड की, बड़ी मशहूर है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, तो हॉलीवुड की मूवी है, सॉरी। तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन था, ब्रिटिश स्पाई था, बरतानवी जासूस था। उसको भेजा ब्रिटेन ने तैयार करके, कहाँ, सऊदी अरब, और सऊदी अरब में जाकर भेजा, और वहाँ उसने शुरू की अरब रिवॉल्ट। अरब रिवॉल्ट का मतलब होता है अरब बगावत। अरब बगावत क्या चीज़ थी, मैं उसको डिटेल में समझाता हूँ। अरब बगावत का मतलब होता है कि उसने, टी.ई. लॉरेंस ने कान भरना शुरू कर दिया अरब के लोगों का। वहाँ अरब में, अरब का एक फैसल, अरब का एक मशहूर वो था, मतलब वो गवर्नर कह लो, मक्का का गवर्नर है मक्का, उसका नाम था फैसल, ठीक है, अमीर फैसल कहते थे। एक तो किंग फैसल, उनकी बात नहीं कर रहा जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ये अमीर फैसल है, ठीक है, बहुत उससे पहले के हैं, किंग फैसल तो बाद में पैदा हुए, अमीर फैसल कहा जाता था। अमीर फैसल का कान भरना शुरू कर दिया, उसने बोला कि तुम लोग अरबी हो, अरबी नस्ल हो, और तुम्हारे ऊपर एक टर्किश जो अजमी है, नॉन अरब है, वो तुम पर काबिज हैं और तुम पर कब्जा किए हुए हैं, तो तुम लोग गलत कर रहे हो। तुम लोग क्या करो कि अपने आप को उनसे सेपरेट कर लो, और तुम्हें एक अलग अपना वतन बनाओ जो सिर्फ अरब लोगों का हो, जिसमें अजमी या नॉन अरब्स का कोई उसमें इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। और फाइनली वो उसमें कामयाब भी हुई उनके कान भरने में। तो उन्होंने क्या किया कि फिर टी. लॉरेंस ने कहा, अगली बार जब हम लड़ाई करने आए, ब्रिटिश जब इंग्लैंड आर्मी आए जब लड़ने के लिए दोबारा से टर्की में, तो तुम लोग जो है ना वो हमारा साथ देना, बजाय अपने दूसरे मुसलमान भाइयों का, टर्किश भाइयों का साथ देने के बजाय हमारा साथ देना। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमें तो अपना इलाका चाहिए, अच्छी बात है, हमें मिल जाएगा, बेहतरीन है। इस तरह से इसको अरब रिवॉल्ट कहा जाता है हिस्ट्री में, अरब बगावत। अरबियों ने ओटोमान से जो बगावत की, टर्किश से जो बगावत की, मुसलमान ने मुसलमान से बगावत की इसके अंदर, ठीक है। अब उसमें इसी वजह से ना इसको लोग सही नहीं समझते हैं ना इस चीज़ को, मतलब ये गलत था जो अरब ने किया था, मतलब अपने ही मुसलमान भाई के पीठ पर जो है वो छुरा घोंपना, उसको हम कहते हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने इस पर एक नज़म भी लिखी थी अरब बगावत के ऊपर, जो मैं नीचे उसके लाइन्स में मैंने लिखे है ना, कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल को सनूसी ने दिया पैगाम, तो नामो निस्ब का तो हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। तर आँखें तो हो जाती हैं पर क्या मज़ा इस रोने में, जब खून जिगर की आमिदिश से अश्क प्याजी बन न सका। तो ये पूरी नज़म है, अगर कभी आपने अल्लामा इकबाल को पढ़ा है तो उसमें ये 2 लाइन जो है ना वो इसी पॉइंट पर है। क्या खूब अमीर फैसल को सनूसी ने दिया पैगाम। अमीर फैसल भाई जिसकी बात करो, जो मक्का का गवर्नर था, जो बातों में आगे टी. लॉरेंस के, तो क्या खूब अमीर फैसल को सनूसी क्या है, सनूसी असल में ना एक शख्स थे, सनूसी, जिन्होंने सनूसी तहरीक शुरू की थी, सनूसी मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, वो इजिप्ट के थे ये। तो इन्होंने इटालियन रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ बहुत सख्त मिलिट्री मज़ाहमत की थी। उमर मुख्तार का नाम अगर कभी आपने सुना है तो उनको फिर फांसी पे भी चढ़ाया गया था इसकी वजह से।
तो सनूसी जो थे ना, उन्होंने हथियार नहीं डाले कभी भी इटालियन रेजिस्टेंस के सामने, और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि देखो मुसलमान कैसे होते हैं जो कभी हारते नहीं है, लेकिन मर जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं, हथियार नहीं डालेंगे कुफ़ार के सामने। तो वही है क्या खूब अमीर फैसल का सनूसी ने दिया पैगाम। तो नामो निस्ब का तो हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन ना सका, कि नामो निस्ब से तो नाम से निस्बत से तो अमीर फैसल हिजाजी है, हिजाज के हिजाज मुकद्दस का है, अरब का है, लेकिन दिल से वो अरब का नहीं बन सका, रसूल अरबी जैसा नहीं हो सका। जहाद वगैरह जिसमें होती है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा की वहदा की इत्तेहाद होता है, वो उसके अंदर नहीं आ सका। ठीक है, तो ये एक दो लाइन अगर भी आप पढ़ेंगे ना तो ये इसी के बारे में होता है, ये दो लाइन अल्लामा इकबाल की। तो फाइनली अरब रिवॉल्ट में क्या हुआ कि अगली बार जब वो आए ना ओटोमान एम्पायर पर जब हमला किया किसने, ब्रिटिश एम्पायर ने, तो उस बार क्या किया कि अरब वालों ने क्या किया, साथ दिया ब्रिटिश एम्पायर का, और फाइनली जो है वो ओटोमान एम्पायर जो है वो हार गई और खिलाफत उस्मानिया का ख़त्मा हुआ। आखिरी खलीफा जो सुल्तान अब्दुल मजीद जो थे, सुल्तान अब्दुल हमीद के बाद सुल्तान अब्दुल मजीद थे, वो आखिरी थे, तो उन्होंने क्या किया, उनकी खिलाफत ख़त्म हो गई। अच्छा, उनका क्या प्लान था, ब्रिटिश का प्लान था कि पूरा टर्की अपने अंडर में ले लेना है, लेकिन हुआ क्या कि उसी में टर्की में फिर एक जो है सिपह सालार था, एक कमांडर कह लो, जनरल कह लो, जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, नाम सुना होगा आपने। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने क्या किया कि उसने फ़ौज को फिर से जमा करके ब्रिटिश रेजिस्टेंस किया, और वो टर्की का जितना हिस्सा आज आप देखते हैं ना उतना हिस्सा उसने बचा लिया। उसको मॉडर्न टर्की कहा जाता है, इसलिए वो फादर ऑफ मॉडर्न टर्की कहलाता है, जदीद तुर्की का बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। तस्वीरें लगी होती हैं अक्सर उसकी, है ना, ऑफिस वगैरह में, टर्की में देखा होगा आपने कभी ड्रामे वगैरह में। तो ये इस तरह फाइनली मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उसको बचा लिया, लेकिन मुसलमानों के यहाँ से अरब चला गया, और जो है वो पैलेस्टीन का इलाका था वो ओटोमान एम्पायर के यहाँ से चला गया। अरब का इलाका तो क्या हुआ कि जो वो था अमीर फैसल था, उसी को दे दिया गया, अमीर फैसल को कि भाई तुम ही रख लो, तो फिर वो उसके पास चला गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि बुरी चीज़ का बुरा अंजाम होता है। तो अमीर फैसल को कुछ ही साल हुए थे उसको चलाते हुए कि एक और अरब की एक कौम थी सऊद, जिसको हम कहते हैं, सऊद कौम ने क्या कि अमीर फैसल की सल्तनत का खात्मा कर दिया कुछ ही सालों में, और वो फिर अमीर फैसल से सऊद के पास आ गए वो बादशाह, और वो सऊदी अरब बना फिर आले सऊद जिसको हम कहते हैं, जो आज भी राज करते हैं सऊदी अरब के अंदर। मतलब वही बात है कि अंजाम जाहिर सी बात है, टिट फॉर टैट वाली बात करते हैं कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। तो उसको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, और सल्तनत उस कौम में रह नहीं सकी अमीर फैसल की। ठीक है, और वो पूरा सऊदी अरब बन गया फिर वो, तो सऊदी अरबिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और पैलेस्टीन का जो इलाका था, पूरा पैलेस्टीन का इलाका वो यूके ने अपने अंडर में कर लिया, यूके के ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गया, उसने उसको अपनी कॉलोनी बना ली कि देखते हैं क्या करते हैं इसके साथ बाद में। समझ आगे बात, यहाँ तक क्या बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट समझे, बिल्कुल एक शार्ट सेंट तक मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई, दूसरी जंग अज़ीम हुई, दूसरी आलमी जंग। आप सबको पता है 1939 से 1945 ये इसका ड्यूरेशन था, इतने साल तक दूसरी आलमी जंग चली। दूसरी आलमी जंग में एक खास, तो बहुत लंबी कहानी है उसकी, मैंने अलग से यूट्यूब पे अपलोड किया है वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 पर लेक्चर। लेकिन होलोकास्ट इसके अंदर जो मेन इस कहानी से जो पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से ये बात समझनी पड़ेगी। होलोकास्ट हुआ वहाँ पर, होलोकास्ट सुना होगा आपने, द होलोकास्ट। होलोकास्ट इज़ द जीविश मसाकिर इन यूरोप। मसाकिर का मतलब होता है बेटा कत्लेआम, तो या जिसको जेनोसाइड भी कहते हैं। ठीक है, जीनोसाइड या मसाकिर, कत्लेआम। यहूदियों का कत्लेआम हुआ यूरोप के अंदर, और वो किसने किया, जर्मनी ने किया। जर्मनी में, अच्छा यहूदी जो थे ना वो यूरोप में रहते थे, लेकिन यूरोप में उनका अपना कोई कंट्री नहीं था। तो यहूदी जब गए तो वो अलग अलग कॉलोनीज़ बना कर रहे थे, घेटो कहा जाता था उनको, घेटो। तो घेटोस में रहा करते थे, अलग अलग ना उनके पैचेस ऑफ लैंड होते थे, उनके इलाके होते थे, और जहाँ पर वो होते थे, और वो इतने ज़्यादा पैसे वगैरह उनके पास नहीं होते थे, मतलब इतने वो टीचर्स के तालीम याफ्ता होते थे, तो उस्ताद वगैरह टीचिंग वगैरह का काम यहूदी क्या करते थे यूरोप के अंदर अक्सर। और यहूद में चूँकि सूद हलाल है, और क्रिश्चियनिटी में सूद हलाल नहीं है ईसाइयत के अंदर, तो जो कर्ज़े वाले मामलात हुआ करते थे ना, सारा कर्ज़े का जो ना, तो वो यहूदियों के एंटर में किया जाता था, तो कि वो सूद उनमें हलाल होता था, तो वो सूद की लेन देन वो क्या करते थे यहूदी यूरोप के अंदर। ठीक है, जब वो यूरोप में थे, तो इससे भी चीज़ें मैं कनेक्ट करूँगा आगे जाकर बहुत सारी, अब समझिएगा बातों को। तो अब क्या होता है कि होलोकास्ट होता है, तो ज्यूस जो होते हैं ना, जो कि जर्मनी में थे, पोलैंड में थे, ऑस्ट्रिया में थे, डिफरेंट इलाकों में थे आसपास जर्मनी के, तो हिटलर क्या करता है, हिटलर चूँकि हिटलर तो इसलिए यहूदियों को मारता है कि वो सुप्रीम रेस अपने आप को समझता था। वो कहता था हम आर्यंस हैं तो हम सुप्रीम रेस हैं, और जो यहूदी होता है ना वो अलग रेस होती है, सेमेंटिक कहते हैं उनको। सेमेंटिक एक अलग रेस होती है, रेस मतलब नस्ल, एक अलग नस्ल है, नीची नस्ल है थोड़ी। तो वो जो वो था ना हिटलर, जो था एडोल्फ हिटलर जर्मन प्रेसिडेंट, वो चार्ल्स डार्विन की जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर चला करता था। ये जो सबसे फिट स्पीशीज़ होंगी ना वो दुनिया में सर्वाइव करेंगी, और अनफिट स्पीशीज़ दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी, जो अपनी बका अपनी कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगी। जो डार्विन की थ्योरी है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, तो इसी पर चला करता। तो उसने कहा था कि हमें अपने जर्मन कौम को बिल्कुल फिट कौम बनाना है, और जो यहूदी है ना वो अनफिट हैं,
इसके लिहाज से, इसलिए उनको ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हमारी कौम 100% परफेक्ट है कौम दुनिया के सामने आए, जिसमें हर शख्स परफेक्ट हो, हर बंदा परफेक्ट हो। इसलिए उसने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया एक करके। ये रीज़न था होलोकास्ट का, जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या रीज़न है, क्यों मारा यहूदियों को। ठीक है, तो होलोकास्ट हुआ, लाखों यहूदियों को जो है ना वो वहाँ से मारा गया। और ये तो पता है ना, अक्सर मैं बताता हूँ कंसंट्रेशन कैंप्स होते थे, एक्सटर्मिनेशन कैंप्स होते थे, जहाँ हाइड्रोजन साइनाइड जैसी पॉइजनस गैसेस की वजह से उनको मार दिया जाता था और मास ग्रेव्स बनाए जाते थे, सबको जला दिया जाता था। ठीक है, अक्सर मूवीज़ में आपने देखा होगा ऐसा, मराते हैं हॉलीवुड वाले अक्सर होलोकास्ट पर मूवीज़। तो इस तरह से होलोकास्ट हुई और जर्मन्स जो है ना, मतलब यहूदियों का बड़ा कत्लेआम हुआ और आधी से ज़्यादा आबादी समझो ख़त्म हो गई यहूदियों की यूरोप से। अब वहाँ पर फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो वहाँ पर एक तहरीक शुरू हुई जिसको कहते हैं ज़ायनिज़्म, ज़ियोनिज़्म। ज़ायनिज़्म किसे कहते हैं? ज़ायनिज़्म तहरीक कोई नई नहीं थी, ये बहुत पहले दिया था एक शख्स ने जिसका नाम था थियोडोर हर्ज़ल। थियोडोर हर्ज़ल एक शख्स यहूदी था, ब्रिटिश यहूदी था। उसने किताब लिखी था द जूइश स्टेट के नाम से। उसने कहा था कि यहूदियों का अपना एक वतन होना चाहिए, चूँकि कुरान पाक में तो कहा था ना कि यहूदियों के बारे में कि ये दर बदर मारे मारे भटकते रहेंगे, इनको कोई वतन नहीं मिलेगा यहूदियों को। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कोई वतन नहीं मिल सकता इनको कभी भी। तो थियोडोर हर्ज़ल यही चाहता था ना कि हमारा अपना कोई वतन, हमारा कोई वतन होना चाहिए जिसमें हम रहें, जिसमें हम अपनी स्टेट बनाएं। तो उसने थियोडोर हर्ज़ल की फिर उसने किताब लिखी थी जूइश स्टेट के नाम से। फिर ये चीज़ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना, जब यहूदियों का कत्लेआम हुआ ना, तो ये चीज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी और लोगों ने बड़ा मुतालबा किया वहाँ के ना ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें कोई आपका जो वाला इलाका है ना पैलेस्टीन वाला, जो आपने अभी अपने इंटर में किया हुआ है, कॉलोनी बनाई हुई अपनी, ये हमें दे दीजिए। और यहूदी बड़े, और यहूदी उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो चुके थे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर सूदी निज़ाम की वजह से। तो फाइनली उनकी बात मान ली गई और एक ज्यूश स्टेट जो है ना पैलेस्टीन में बना दिया गया, क्रिएशन ऑफ अ ज्यूश स्टेट 1948 में मई के महीने में ऐसा हुआ। और एक नया कंट्री दुनिया के सामने आया जिसका नाम था इसराइल, यहूदियों का स्टेट। ठीक है, अब लेकिन एक मसला था कि यहाँ से बात है कि पूरे इस इलाके में, ये इसराइल जो पूरा आपको दिख रहा है, इस पूरे में मुसलमान भी मौजूद थे। तो सबसे पहले तो वहाँ से जिन इलाकों में मुसलमान, जैसे कि इन इलाकों से बमबारी की गई ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, बमबारी करके उनको इधर उधर भगाया गया, ख़ास तौर पे इस वेस्ट बैंक की तरफ, गाज़ा की तरफ, इन तरफ भगाया गया उनको। फिर उसके बाद यहूदियों को वहाँ से बसाना शुरू कर दिया गया और यहूदियों के कॉलोनी सेटलमेंट्स वहाँ पर बनने शुरू हो गए और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे इसराइल में जब काबिज हो गए और 1948 में एक नई रियासत का ऐलान उन्होंने कर दिया कि ये हमारी रियासत है, ज्यूश स्टेट। अब जाहिर सी बात है, ये इस्लामिक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक वो था, कारी ज़रब थी इस्लाम के ऊपर, तमाचा थी इस्लाम मुसलमानों के मुंह पर। तो मुसलमानों ने अगले ही दिन, जिस दिन स्टेट ऑफ इसराइल बना था, अगले ही दिन जंग शुरू हो गई। मुस्लिम कंट्रीज़ ने, जो आसपास की मुस्लिम कंट्रीज़ जिसमें इजिप्ट था, जॉर्डन था, सऊदी अरब था, सीरिया था, लेबनान था, यमन था, उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज़ ने इसराइल पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने मल्टीपल जंगें की। लेकिन ज्यूइश स्टेट को ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाया था, चूँकि उन्होंने जो कुछ होलोकास्ट से सीखा था यही कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने को स्ट्रॉन्ग भी किया था और दूसरी तरफ से ब्रिटिश एम्पायर की, अमेरिकन एम्पायर की उनको मदद हासिल थी, जिसकी वजह से असले वगैरह लेते थे उनसे। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने हर जंग में क्या किया कि उनको शिकस्त दे दी। अच्छा, जो ज्यूश स्टेट जब बनाया गया था ना, तो ज्यूश स्टेट जब बना था 1948 में, तो उसमें क्या था कि ये पूरा पैलेस्टीन था जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं उसको अंडरलाइन कर दूँ ब्लू से ना, तो ये तो पूरा का पूरा मुसलमानों के पास था पैलेस्टीन ओटोमान एम्पायर में। फिर ये पूरा ब्रिटिश के पास था। ये जब ब्रिटिश ने जब स्टेट बनाया ना, स्टेट ऑफ इसराइल जब बनाया, तो उसने मुसलमानों के लिए थोड़े से पोर्शन रख दिए। उन्होंने ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, चूँकि डेड सी का वेस्ट बैंक है। यहाँ पर एक समंदर भी मौजूद है, उसको हम कहते हैं डेड सी, बहर मुर्दार, जिसमें डूबता नहीं है इंसान को, डेंसिटी ऑफ वाटर की वजह से। तो इसके वेस्ट में मौजूद है, वेस्ट बैंक कहलाता है। ये पैलेस्टीन का एक सबसे बड़ा पार्ट ये है। गुलाम हाइट्स भी ऊपर है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस तरह से एक थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है, जिसको गाज़ा कहा जाता है। स्ट्रिप ऑफ गाज़ा भी कहते हैं, गाज़ा की पट्टी जो मेडिटेरेनियन सी के साथ मिलती है, समंदर के साथ। ठीक है, ये पार्ट दिया गया उसको, किसको भाई, पैलेस्टीनियंस को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब फ़लस्तीनियों, अगले ही दिन जब लड़ाई हो गई ना, तो लड़ाई में क्या हुआ कि इसराइल जीत गई। तो इसराइल ने क्या किया कि कब्ज़ा कर लिया वेस्ट बैंक पर, डिफरेंट जगहों पर। और इजिप्ट का जो ये वाला इलाका जो उसके साथ टच होता था ना, सिनाई जिसको कहते हैं, सिनाई पेनिनसुला, उस पर भी कब्ज़ा उन्होंने कर लिया उस जीत की वजह से, जीतने की वजह से। तो अब क्या हो गया कि एक्सपेंशन हो गया इसराइल की, और इसराइल ने कहा भाई अपना जंग जीत गया, अब तो मैं रखूँगा। लेकिन बाद में यूएन ने इंटरवीन किया और यूएन ने फिर कहा कि भाई आप इसको मामला को आप रफा दफा करो, सीज़ फायर करो, और जो पहले आपके बॉर्डर्स थे उस बॉर्डर्स तक चले जाओ। तो उन्होंने इजिप्ट को तो उन्होंने छोड़ दिया, इजिप्ट का जो इलाका ये वाला माउंट सिनाई वाला लिया हुआ था वो छोड़ दिया, इस बुनियाद पर कि आप हमें तस्लीम कर लें और आगे सब हमारी जंग में आप इंटरवीन नहीं करेंगे। तो इजिप्ट ने फाइनली क्या किया कि
इसको तस्लीम कर लिया कि ठीक है हम इसराइल को तस्लीम करते हैं और इसराइल अब जो भी करेगा हम उस पर कोई भी मसला नहीं करेंगे। और इसलिए इसराइल इजिप्ट कुछ भी नहीं बोलता, जबकि इजिप्ट बिल्कुल साथ है गाज़ा के, बॉर्डर मिला हुआ उसका। रफ़ा बॉर्डर आपको पता है उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन रफ़ा बॉर्डर इजिप्ट ने बंद रखा हुआ है टोटली, ठीक है, जो कि ब्लॉकेड है पूरा एक ख़ास किस्म से। तो ये क्या हुआ कि फाइनली फिर पूरा इसराइल है हमारे पास ना कि उसने एक्सपेंशन करना शुरू कर दी। इसने वेस्ट बैंक के अंदर अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी, अलग अलग कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी, मतलब अपने अपने इलाके बनाने शुरू कर दिए। तो फिर क्या हुआ कि कुछ राइज हुआ वहाँ पर, जब उन्होंने आगे एक्सपेंशन करना शुरू किया ना, तो फिर दो जो है वो मिलिटेंट तंजीमें शुरू हुई, जिहादी तंजीमें कह सकते हैं। एक वेस्ट बैंक में जिसको PLO कहते हैं या अल-फतह कहा जाता है, जिसको पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी अल-फतह, ठीक है, और एक गाज़ा में हुई जिसको हम कहते हैं हमास, ठीक है, और यहाँ पर हुई जिसको हम कहते हैं अल-फतह, ठीक है। ये दोनों मिलिटेंट तंजीमें थी। अब हुआ क्या आगे जाकर के अल-फतह ने आगे जाकर अल-फतह जो थी ना, इसने यासिर अराफात उस टाइम पे जो है वो एक तरह से लीडर थे PLO के, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब इसराइल को एक तरह से तस्लीम क्या कर लिया, मतलब उन्होंने एक तरह से पीस ट्रीटी कर ली कि हम जो है वो अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं। अच्छा, जो जेरूशलम को जो इलाका था, जेरूशलम की जो सिटी है, वो भी एक बात मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ पर है, वो वेस्ट बैंक पे है, और जेरूशलम का जो शहर है ना वो बिल्कुल बीच में, इसराइल से और वेस्ट बैंक से इसका पैलेस्टीन का बॉर्डर मिलता है। तो जेरूशलम आधा जो है ना वो किन के पास है, यहूदियों के, आधा इसराइल के पास है और आधा जो है वो पैलेस्टीन के पास है। तो यहूदियों के भी उसमें इबादत गाहें चूँकि मौजूद है, वेस्टर्न वॉल है जो टूटी हुई दीवार, जिसके आगे वो ओल्ड टेम्पल की टूटी हुई एक दीवार, वेस्टर्न वॉल जिसको वो कहते हैं, तो उसकी वो उसके रोते हैं उसके आगे जाकर वो ओल्ड टेम्पल को जो टूट गया, तबाह हो गया था, क्रिश्चियंस ने तबाह कर दिया था फर्स्ट क्रूसेड में। तो उसके लिए वो अक्सर हो जाए ना वो रो रहे होते हैं, आगे जाकर किताब कुछ पढ़ रहे होते हैं दीवार के सामने खड़े होकर, देखा लंबे बाल होते हैं, दाढ़ी लंबी होती है, काली टोपी वगैरह इस तरह से लगाते हैं। तो अक्सर तो ये चीज़, तो ये जेरूशलम है, जेरूशलम जो है वो वेस्ट बैंक पे, लेकिन वेस्ट बैंक ने क्या किया, पूरी तरह से वो उन्होंने एक तरह से सीज फायर कर दिया कि ठीक है हमें इतना ज़्यादा मसला कुछ नहीं, और अब इसलिए वेस्ट बैंक के अंदर आपको मसाइल नहीं होते हैं, ये वाले पैलेस्टीन के पार्ट में कोई मसला आता नहीं। लेकिन जो गाज़ा का जो ये वाला पोर्शन था, दिस पोर्शन, इन्होंने हमेशा से रेजिस्टेंस किया। छोटा सा पोर्शन है गाज़ा की पट्टी, इसको हम कहते हैं गाज़ा स्ट्रिप। तो गाज़ा स्ट्रिप जो था उसने हमेशा से क्या किया, इसराइल को जो है ना वो रिटेलिएट किया। हमास जो उसमें तहरीक थी, हमास उसको जो है वो बेनिफिट्स मिलते थे डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से, ईरान की तरफ से, यमन की तरफ से, लेबनान की तरफ से, जॉर्डन की तरफ से, उसको जो है वो असले मिलते थे, असले प्रोवाइड होते थे, मेडिटेरेनियन सी से आते थे, और वो मिसाइल को फायर किया करते थे इसराइल के ऊपर, ठीक है। मीन्स एक तरह से जो है ना वो एक जंग, एक वॉर जैसी सिचुएशन हमेशा से गाज़ा और इसराइल के बीच में चलती रही। अच्छा, इसराइल के पास तो जाहिर सी बात है कि हमेशा से एक वो उसकी मौजूद है आयरन डोम जिसको हम कहते हैं, सुना होगा आपने, आयरन डोम एक टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास, जिससे क्या होता है कोई भी मिसाइल अगर इसराइल के टेरिटरी में दाखिल होता है तो हवा में उसको ब्लास्ट कर देते हैं उसको, तो आयरन डोम कहते हैं। तो इसराइल का कभी इतना ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, कभी भी इतना ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होता, इतना कुछ भी नहीं होता, चूँकि जाहिर सी बात है उनके पास आयरन डोम जो है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन जो गाज़ा है जाहिर सी बात है वो इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वहाँ पर जब मिसाइल फायर किए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने में आता है इस चीज़ के अंदर। तो आगे बात में ये बताता चलो आपको कि यहाँ पर इसराइल का चाहता क्या, इसराइल चाहता है ग्रेटर इसराइल बनाना, इट वांट्स टू मेक अ ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल से मुराद वो इसराइल जिसमें पूरा गाज़ा, पूरा वेस्ट बैंक, जॉर्डन के इलाके आ जाएं, और अरब के भी वो कुछ इलाके वो अपने आप पास लेना चाहता है। ग्रेटर इसराइल कहते हैं। नेतन्याहू जो है वो उसके प्रेसिडेंट है ना, इसराइल प्रेसिडेंट नेतन्याहू, तो उसने बोला भी कि हम जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। ग्रेटर इसराइल से मुराद जिसके अंदर ये सारा इलाका, पैलेस्टीन का पूरा इलाका आ जाएगा, और जॉर्डन, सीरिया वगैरह और अरब के भी कुछ इलाके, लेकिन मदीना नहीं आएगा, चूँकि यहूदी फ़ौज कभी भी मदीना तक नहीं पहुँच पाएगी। हदीस मुबारक में आता है दज्जाली फ़ौज की मदीना तक नहीं जाएगी, मदीना के चारों तरफ रुक जाएगी आके, जो हदीसों में हमें जो ईमान है हमारा मुसलमानों का, ठीक है। लेकिन वो उस हद तक वो जाएंगे, मदीना तक वो मतलब पहुँचेंगे। उसके बाद वो दज्जाल का खुरूज होगा, वट जो भी चीज़ें, इमाम मेहदी आएंगे, वो आगे की क़यामत की निशानियों में से, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है बेटा कि इसराइल जो है ना, तो वो उसने अपने आप को सिर्फ पावरफुल किया, और गाज़ा और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट बैंक पे नहीं होता, वो अब जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो गाज़ा के नाम सुनते हैं, चूँकि वह हमास जो है ना वो हमेशा से, हमास और इसके बीच में हमेशा से एक चीज़, हमास वो जो है ना गाज़ा अपने डटा हुआ है अपने इस मैंडेट पर कि नहीं हम जो है वो अपने सोवरेनिटी जो है वो जाने नहीं देंगे, और हम पूरा ये फ़लस्तीन का जो इलाका हमारा था हमें दोबारा वापस चाहिए किसी भी तरह से। तो वो इस तरह से भले छोटे हैं, कम है, लेकिन वो अपने तौर पे कोशिश करते हैं, और जो भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज उनकी सपोर्ट भी कर रहे होते। अभी इस लास्ट टाइम सितंबर में उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने एक फ़ाइनल सॉल्यूशन स्टार्ट किया कि भाई अब हमें ख़त्म करना है, दी एंड करने हैं सारे मामलात को, गाज़ा का मामला ही जड़ से ख़त्म कर देना है। तो कुछ मिसाइल फायर हमास की तरफ से हुए इसराइल पर। इसराइल ने उसका बहाना बनाकर क्या किया, उसने चढ़ाई कर दी, मतलब कि गाज़ा पर,
और वो कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं पर ख़त्म हो गया था, जंग जो थी वो तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या शुरू हुआ, जेनोसाइड, द किलिंग ऑफ अ जनरेशन। ठीक है, कि इस गाज़ा को जो है ना वो सफ़ेद हस्ती से मिटाना है, कंप्लीट गाज़ा। गाज़ा कराची शहर से भी कह लो कि थोड़ा सा बड़ा ही होगा, इतना बड़ा मतलब है गाज़ा का, काफ़ी बड़ा एक इलाका है, कराची से भी बड़ा एक इलाका है गाज़ा, जिसमें काफ़ी सारे इलाके हैं, जिसमें नॉर्थ गाज़ा है हमारे पास, बिन यूनुस का इलाका आपने सुना होगा, रफ़ा बॉर्डर है, ये सारे इलाके हैं जो आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया, नॉर्थ गाज़ा से स्टार्ट किया बॉम्बिंग करनी, और फिर वो बॉम्बिंग कर रहे थे बिना जवाज़ वो बॉम्बिंग कर रहे थे, हर एक बिल्डिंग पे वो बॉम्ब्स बरसा रहे थे, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, सब थे, और सब शहीद भी हो रहे थे, और बड़ी तादाद में मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डाइड इन दिस क्राइसिस टिल नाउ। और वो क्राइसिस अब तक चल रहा है, चूँकि अब तो मतलब ये यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर रफ़ा बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर कहलाता है रफ़ा बॉर्डर, जो इजिप्ट के साथ मिलता है। इस बॉर्डर पे खीमे डाल के अभी वो बैठे हुए, ना घर है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना बिजली है, ना खाना है, कुछ भी नहीं है। तो सुनने में आ रहा है उसमें कि वो रोज़े वगैरह जब वो रखते हैं तो उनके पास चीज़ें नहीं है कि वो घास वगैरह है उसको फिर वो खा रहे, घास हो ना, घास को पीस कर वो खा रहे हैं उसको, उसमें नींबू वगैरह मिलाकर। लास्ट टाइम जो पिक्चर्स वगैरह आई तो उसमें इस तरह की चीज़ें हमने देखी। और माल न्यूट्रिशन वहाँ पे बच्चे शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं, बायोलॉजी वाले जानते हैं कि इंसान को जब फूड नहीं मिलता है तो वो सूख जाता है, तो माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और बड़ी अजियतनाक मौत होती है माल न्यूट्रिशन से, जब इंसान की बॉडी, जाहिर सी बात है कि वो सकम कर देती है जब उसको फूड नहीं मिलता। और ये इसमें अक्सर बच्चे वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह जितने भी हैं उन सबको तबाह कर दिया गया, हॉस्पिटल्स नहीं। और एक ऐसी क्राइसिस है, एक ऐसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो दुनिया भर देख रही है जिसको है, ठीक है, जिससे हमें दिख रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है कि जेनोसाइड हो रही है, कि जो कि अब जाहिर सी बात उनके लड़ने की सकत नहीं है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि पूरा गाज़ा जो है ना सफ़ेद हस्ती से उसको मिटा दें, उसको ख़त्म कर दें। तो ये जेनोसाइड है जो गाज़ा में स्टार्ट हो चुका और अब तो चल ही रहा है। मल्टीपल 4 मंथ्स हो गए और ये 4 मंथ से लगातार जारी है। डेली बेसिस पर मिसाइल्स फायर किए जाते हैं और डेली बेसिस पर वहाँ से ख़त्म किया जाता है लोगों को। वीडियोज़ वगैरह अक्सर आ जाती हैं, कुछ तो जर्नलिस्ट को भी मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आ भी नहीं रही होती हमारे पास, मतलब। और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसके अंदर है कि जो टीवी में दिखा रहा है उसका 10 टाइम्स ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं, क्योंकि जो लोग रबल्स के नीचे, जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए, उनके तो शुमार ही नहीं होता ना। अब एक बिल्डिंग पे बॉम्ब गिर गया और 10 मंजिला बिल्डिंग नीचे गिर गई, 8 मंजिला बिल्डिंग, अब उसमें कितने लोग नीचे दबे हुए उसका तो पता ही नहीं है, तो वो तो काउंट में आते ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो वो तो कई गुना मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो इतने लोगों की शहादत जो है वो इसराइल के अंदर जो हम देख सकते हैं कि मतलब पैलेस्टीन के गाज़ा के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये समझ की बात यहाँ तक क्या बता रहा हूँ, तो ये एक मैं क्लियर पिक्चर आपके सामने ला रहा हूँ कि है क्या ये क्राइसिस शुरू से आखिर तक क्या। हमने छोटी छोटी हर चीज़ सुनी हुई है, बट हम जाहिर सी बात है कहानी को कनेक्ट करना हम नहीं जानते कि स्टोरीज कनेक्ट कैसे होती हैं, फैक्ट्स कनेक्ट कैसे होते हैं। तो ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं सारे फैक्ट्स। अब कुछ आखिरी बातें करेंगे जो ऐसे के लिहाज से भी है कि पहली बात तो वाई यूएस इज सपोर्टिंग इसराइल, कि यूएस अभी लास्ट टाइम भी सिक्योरिटी यूएन जो होता है, यूएन का इजलास हुआ था, तो यूएन के इजलास में कहा गया था कि भाई गाज़ा जो ये जंग चल रही है इसराइल गाज़ा के बीच में, इसको ख़त्म होना चाहिए कि नहीं। यूएस ने कहा था नो, इट शुड नॉट बी स्टॉप, ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसने बोला था नहीं हम इसको सपोर्ट नहीं करते। तो वाई यूएस, जबकि इतना ह्यूमन राइट्स में अक्सर क्लासरूम में बात करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स पर कितनी बात करता है इसराइल कि इंसानी भलाई के ऊपर और इंसानी हकूक़ के ऊपर, लेकिन वो इतनी बड़ी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रही है जिस पर साउथ अफ्रीका में मैंने बताया कि उसमें से जो है वो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर मामला गए। नॉर्वे के प्रेसिडेंट ने भी ऐसा कहा। इस तरह से अमेरिका में एक शख्स ने ख़ुद को आग लगा दी, अमेरिका ने एक शख्स ने ख़ुद को आग लगा दी इस प्रोटेस्ट पर करते हुए, और उसने आखिरी मरते हुए यही कहा कि फ्री पैलेस्टीन के पैलेस्टीन को आज़ाद करो, जबकि वो कांग्रेस था। तो ये इतना बड़ा, सबसे बड़ा क्या है प्रोटेस्ट, इंसान ने खुद को आग लगा दी, इससे बड़ा प्रोटेस्ट कुछ नहीं होता दुनिया में, और वो एक अंग्रेज़ कर रहा है, मतलब एक अमेरिकन कर रहा है, और वीडियो वायरल हुई, सबको पता है। तो यूएस क्यों सपोर्ट करिए फिर, उसमें पब्लिक भी उसकी चाह रही है कि नहीं भी रुक जाए ये सारी चीज़ें, क्योंकि यूएस ने हमेशा से देखो अपना मफाद सोचा है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भी आपको पता है कि वो असले बेचा करती थी और अपना फ़ायदा क्या करती थी, उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। अभी भी आपको पता है कि जो इसराइल की जो फ़ौज है ना, इसराइल की जो फ़ौज होती है उसको हम कहते हैं IDF, इसराइली डिफेंसिव फोर्स, IDF कहलाती है ना। तो IDF जो है ना, IDF को जो असले प्रोवाइड होता है ना, वो आप सब जानते हैं, वो होता है ब्लैक रॉक से, ब्लैक रॉक। अब ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक एक अमेरिकन वीपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ब्लैक रॉक जो IDF को असले प्रोवाइड करती है, इसराइल उसके बदले में पैसे देता है अमेरिका को। तो अमेरिका कभी इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहता। अगर ये क्राइसिस एंड अप हो जाएगा ना, अगर ये क्राइसिस ही ख़त्म हो जाएगा अगर, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो वो असले नहीं बेच पाएगा अमेरिका किसको, इसराइल को, ठीक है। दैट्स वाई कि वो उसको ख़त्म नहीं होना चाहता, ताकि वो उसके अपना फ़ायदा चलता रहे इसके ऊपर। ब्लैक रॉक जो है वो देते रहे असला, जिससे वो बच्चे मरते रहें, या जो भी पड़े, जो वॉट एवर, औरतें, ख़वातीन, मर्द हज़रात हैं, वॉट एवर, वो सब शहीद होते रहे। तो ये ब्लैक रॉक की वजह से। और ब्लैक रॉक का जो मालिक है ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ब्लैक रॉक को जो मालिक है, आप जाके नेट पर सर्च करना, ब्लैक रॉक का जो ओनर है, उसकी जो वाइफ है वो यूनिसेफ की CEO है, डायरेक्टर है।
यूनिसेफ का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दुनिया में बच्चों पर कोई भी मसला आता है तो यूनिसेफ उसके लिए बोलती है। और यूनिसेफ की जो डायरेक्टर है ना, जो खातून, उनका शौहर ब्लैक रॉक का ओनर है, जो कि स्लेव प्रोवाइड करे इसराइल को, तो कि वो बच्चों को मारे। ठीक है, दिस इज़ द गेम। ठीक है, अगर आप इसको सर्च करो तो खुली हुई बात है इंटरनेट पर सामने, छुपी हुई बातें नहीं है ये। तो ये आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, कि आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ ऐसी है, लेकिन वो चीज़ दिखती है इंटरनेट पर, हमेशा वो चीज़ होती नहीं है। ये जो वीडियो, ये भी जाहिर सी बात है मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा इसको। अपलोड करूँगा तो फ़ौरन से मेरा चैनल बैंड हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा मेरा पूरा चैनल, भले मैंने कुछ भी वीडियो डाली सब एंड। तो बल्कि मैं गलत कुछ नहीं कर रहा, आप इंटरनेट पर सर्च करो, 100% एक्यूरेट है ये सारी डिटेल्स, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। बट मना है ये बातें बताना किसी को भी सोशल मीडिया, क्योंकि सच्चाई क्यों बता रहे हैं आप लोगों को, उनको झूठ पर जिंदा रहने दो। ठीक है, कि अमेरिका बहुत बेहतरीन है, ह्यूमन राइट्स पर काम करता है, और यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनओ बहुत बेहतरीन इदारे हैं सारे, ये एनजीओज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एनजीओ बहुत बेहतरीन काम करती हैं और लोगों की ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें बस सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ऊपर से आपके पास होती है। तो वाई मुस्लिम्स आर साइलेंट, कि मुसलमान फिर खामोश क्यों है इस पर, मुस्लिम उम्मत क्यों खामोश है? अगर इतना बड़ा क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन मसला है, तो मुसलमान लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स क्यों खामोश हैं? रीज़न भाई ये जो डेट साइकिल है आईएमएफ की तरफ से दिया गया, कि आईएमएफ जब हमें फंड्स देता है तो आईएमएफ फंड्स देते हुए इस बात से हम पे साइन करवाता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ को आईएमएफ फंड देता है उससे इस बात का साइन करवाता है कि भाई आप, अमेरिका जो बोलेगा, अमेरिका की जो पॉलिसी होगी वही पॉलिसी आपकी होनी चाहिए किसी भी बड़े क्राइसिस पर, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। अगर अमेरिका ने बोल दिया कि हम साथ नहीं दे रहे, किसका साथ नहीं दे रहे? अभी पैलेस्टीन का साथ नहीं दे रहे, गाज़ा का साथ नहीं दे रहे, तो पाकिस्तान भी नहीं देगा। अगर देगा तो क्या होगा कि आईएमएफ जो है वो फंड्स को रोक देगी, इट विल रिमूव द फंड्स फ्रॉम मतलब पाकिस्तान। और ये चीज़ जाहिर सी बात है, ये चीज़ हमें महंगी होनी शुरू हो जाती है। जो आईएमएफ क्या करती है, रेट को बैलेंस में रखती है। अगर आईएमएफ अपना हाथ उठा ले तो 10 गुना रेट हो जाएंगे तमाम चीज़ों के, जैसे इमरान खान के दौर में भी हो रहा था जब उसने आईएमएफ को रोका था, लेकिन हमें पसंद नहीं आया तो हमने उसको उतार दिया। नहीं भाई महंगाई बहुत हो रही है, अब हमें बिजली सस्ती तो मिल रही है उससे कम, कि रेट चलो कम हो गए, लेकिन मसला यही हो रहा है कि अब हम किस तरह से, हमारी गैरत ये बर्दाश्त कर सकती है कि हम चंद सिक्कों की खातिर हमने अपना ईमान तो बेचा ना, लेकिन हमें चीज़ें सस्ती हो गई। ठीक है, वैसा बिजली के बिल इस बार इस महीने बहुत ज़्यादा नहीं है, कम आए, सबने देखा इतने कम आ रहे, इतना नहीं। ये सब आईएमएफ की तरफ से फंड है और उसके लिए हम चुप हैं। क्यों चुप हैं? कि हम गाज़ा के लिए और पैलेस्टीन के लोगों के लिए कुछ ना बोलें। हाँ, और आप हमें सिक्के उछालते जाए हमारे कशकूल की तरफ और हम उसको यूज़ करते रहें। इस वजह से मुस्लिम उम्मत जो है वो साइलेंट है। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीडर कुछ नहीं बोलते बस मुल्क को स्टेबल रखने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है ना भाई। मुसलमान जो है वो पूरे एक जिस्म की तरह है, अगर एक हाथ में दर्द होगा तो पूरे एक पार्ट को दर्द होगा तो पूरे दर्द को फील होना ज़रूरी है। यही इस्लाम है, यही उम्मत मुस्लिमा है जिसको हम कहते हैं फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो कहने का मकसद ये कि दैट्स वाई मुस्लिम्स आर साइलेंट, मुसलमान नहीं बोले। हाँ, सारे मुसलमान कंट्री नहीं, कुछ मुस्लिम कंट्री में आज भी गट्स है, जैसे ईरान, यमन, ये वो कंट्रीज़ है जिनमें आज भी गट्स है। ईरान आज भी हमास को सपोर्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि इसराइल जो है वो, सॉरी, यमन आज भी ईरान को जो है वो सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से। ठीक है, अब ईरान क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि ईरान उस स्लेवरी में जकड़ा नहीं जिस स्लेवरी में हम लोग जकड़े में है ना, डेट पॉलिसी के अंदर। ईरान के बारे में इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, अगरचे बताते हुए इसलिए थोड़ा, चूँकि आई एम माई सेल्फ अ सुन्नी एंड ईरान इज़ अ शिया स्टेट, बताते हुए थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट सच तो सच है भाई, साच को आँच नहीं है। एक शिया स्टेट, दिस इज़ परफॉर्मिंग मच बेटर देन द सुन्नी स्टेट लाइक पाकिस्तान। ठीक है, शिया मेजोरिटी स्टेट है, 90% से ज़्यादा अहले तशीह आबाद हैं किसके अंदर? ईरान के अंदर। सबको पता है ये बात, को ढकी छुपी बात नहीं है, स्टैट्स हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं। और वो हमसे बेहतर मुसलमान साबित कर रहे हैं अपने आप को इस केस में, इस एक ख़ास केस में। वो हमेशा से यौमुल कुद्स मनाते हैं, यौमुल कुद्स बैतुल मुक़द्दस का दिन जिसको वो कहते हैं, जिसमें वो हर साल प्रोटेस्ट करते हैं, रिलीज़ निकालते हैं, भले क्राइसिस होना हो, उनके साल का वो हॉलीडे होता है वो उनके लिए। ठीक है, ईरान में 1990 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था जो खुमैनी लेकर आए थे, रसूल आयतुल्लाह खुमैनी उनका नाम था, वो लेकर आए थे। और ईरान से डेमोक्रेसी मतलब बादशाहत ख़त्म की गई थी, और ईरान में जो वो आई थी ना, जो गवर्नमेंट आई थी, उसमें सबसे टॉप पर जो होता है वो कौन होता है? उसका जो इमाम होता है वो सबसे टॉप पर होता है। जैसे इमाम खामिनी अभी हैं, खामिनाई। ठीक है, तो खामिनाई उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी ऊपर है। अगर खामिनाई ने कुछ बोल दिया ना तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में उलमा कराम जैसे एक पपिट की तरह से होते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट यूज़ कर रही होती है। गवर्नमेंट ने जो बोला वही होगा, उलमा कराम के कह देने से चीज़ें नहीं होती है पाकिस्तान में। लेकिन ईरान में जो आलिम दीन ने कह दिया, भले वो शिया आलिम दीन है, उसके कहने से सब कुछ होगा।
है ना भाई। बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ईरान ने कभी अपने आप को घुटने टेकने नहीं दिया अमेरिका के सामने। ईरान में आप देख सकते हैं कि कोई भी बैंकिंग सिस्टम नहीं चलता। ईरान सूद से पाक कंट्री है, 0% सूद है वहाँ पर। किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी कारोबार में सूद उसके अंदर मौजूद नहीं है। एक भी बैंक आपको ईरान में नहीं मिलेगा। ईरान में दुनिया भर का कोई ATM नहीं चलेगा, ये आपको पता है अगर आप सर्च करें तो। और इस वजह से IMF ने, US ने क्या किया, ईरान पे पूरी तरह से क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है। ईरान किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती चीज़ें, तो ईरान मजबूरन क्या करता है, स्मगलिंग के थ्रू एक्सपोर्ट करता है। इसलिए पाकिस्तान में भी ईरानी चॉकलेट्स, ईरानी टॉफ़ीज़, ये सब ईरानी चीज़ें आती हैं। चूँकि ईरान को करना ही स्मगल करके करना पड़ता है, चूँकि ईरान जो प्रॉपर चैनल के थ्रू कर ही नहीं सकता कोई भी एक्सपोर्ट, चूँकि उस पर ऊपर इंटरनेशनल बैंड है। क्यों बैंड है कि वो US डॉलर को तस्लीम नहीं करता, वो IMF को तस्लीम नहीं करता, वो कर्जे नहीं लेता, वो सूदी निज़ाम नहीं मानता, वो सेंट्रलाइज बैंकिंग नहीं करता। क्योंकि आपको पता है सेंट्रलाइज बैंकिंग के थ्रू, सूदी निज़ाम के थ्रू जो भी आपके पैसे होते हैं वो सारे जो 12 फैमिलीज़ हैं, जीयूस फैमिलीज़, उनको ड्रेन होता है सारा पैसा जाकर। जितने भी पैसे आप सूद में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, वो सारा पैसा ड्रेन हो रहा होता है एक जगह जाकर 12 जूइश फैमिलीज़ को, जिसमें रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, गोल्ड स्मिथ फैमिली, रॉकफेलर फैमिली है। सुना होगा कभी आपने, ये सब प्रूवन फैक्ट्स हैं। ये जस्ट एक जूइश कॉन्स्पिरेसी है और यहूदी साजिश नहीं है, ये इन रियल होता है ऐसा, जो मेरी अपनी रिसर्च है। तो कहने का मकसद है कि लाइक वो सारा का सारा पैसा जा रहा होता है उनके पास, और वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, मजबूत से मजबूत होते रहते हैं, और उनको गिराना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। तो यहूदी आप जानते हैं कि दुश्मन है, वो दज्जाल को अपना नबी मानते हैं, एंटी क्राइस्ट कहते हैं उसको, मसीहा कहते हैं उसको। अब वो कहते हैं दज्जाल जो आएगा वो हमारा जो लीडर होगा, और दज्जाल हमें जो है ना वो हमें लीड करेगा। समझ गया ना, ऐसे ही होता है। तो वो हमेशा से इस चीज़ के वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट होते हैं, इसलिए वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत से मजबूत तर करना चाहते हैं, और हमें वो खोखला करना चाहते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ताकि इस तरह की जो चीज़ें मैं यहाँ पर यूट्यूब पे कह रहा हूँ आपको नहीं मिलेगी, कि ये चीज़ें जो कुछ इंसान को आपको बता रहा हो, चूँकि जो बताएगा जाहिर सी बात है चैनल उसका बैंड हो जाएगा। तो कहने का यही सारी मामलात हैं कि हमें यहाँ पर अब नीड किस चीज़ की है, इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी की। देखो, जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस बनी थी, आपने PhD में भी आप पढ़ोगे तो क्या कहते हैं उसको, एक तहरीक OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, सुना होगा ना। वो कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंसेस। 1974 में ये लाहौर में हुई थी, सुमिट मीनार भी है ना लाहौर में, उसी के नाम पर। तो उसमें कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी थे, उसमें शाह फैसल थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। वो सब एक इस्लामिक बेल्ट बनाना चाहते थे। वो बेल्ट जो सूद से पाक होगा, US डॉलर से पाक होगा, जिसमें हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं रहेंगे। और आपको पता है 1974 में जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, सबको ख़त्म कर दिया। किंग फैसल को उनके भांजे ने मार दिया, नेफ्यू ने मार दिया, क्योंकि मुअम्मर कज़ाफ़ी को मार दिया गया, जमालुद्दीन नासिर को मार दिया गया, सबको एक एक करके टारगेट किलिंग करके ख़त्म कर दिया गया। मतलब इतने ज़्यादा इस चीज़ पर वो स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाता है सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़, इस्लामिक बेल्ट बनाने की बात करता है, तो एक एक करके वो ऐसे ख़त्म करते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता है। और वो हमेशा अपनी साजिश को बरकरार रखते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं उसको बनाना चाहते हैं। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इनका इदराक होना चाहिए हमें। इसमें कोई ये चीज़ नहीं कि मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए बताया कि सर मज़ा आ रहा है सुनने में, ये इसलिए कि ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि मियां मुस्लिम के हम क्यों आज पीछे, क्या रीज़न्स है, व्हाट आर द रीज़न्स। तो नीड क्या है बेटा, नीड है मुस्लिम यूनिटी की, इत्तेहाद मुस्लिमा की, कि मुसलमान इत्तेहाद में आए। सिर्फ ये जो OIC जो हमारे पास होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये जैसे एक रस्मन जो एक चीज़ बन रही होती है रस्मी तौर पर, जो दिखावा सिर्फ करती, ऐसी तंजीमें हमारे किसी काम की नहीं है। तंजीमें ऐसी हैं जो वाकई में कुछ करें, एक मुस्लिम बेल्ट बनाएं, जिनके दिल में दर्द हो उम्मती मुस्लिमा का, जो अगर कभी गज़ा जैसी चीज़ों पर अगर मसला आता है तो उस पर आवाज़ उठाएं। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर, एटमी बम है, तो एटम बॉम्ब्स हमारे पास हैं, तो हम क्यों एटम बम फायर नहीं करते इसराइल पर? वाई वी आर नॉट फायरिंग इट टू इसराइल? तो उसमें हम कपड़े मारने के लिए उसको रखा हुआ हमने, कि धूल जम जाए तो कपड़े मार देंगे उसके ऊपर। तो यही बात है ना, क्या फ़ायदा दुनिया के नंबर 1 आर्मी बनाने का जब आप नहीं कर सकते हैं अपने मुसलमान भाइयों की मदद। चूँकि अमेरिका हमें रोक देता है तो हम नहीं करते, हम चुप रहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, एक पॉलिटिकल शख्स इसराइल के बारे में कुछ नहीं कहता। आप देख लो, सबके यूट्यूब अकाउंट बने हुए, सबके फेसबुक पेजेस बने हुए। वो वोटिंग के बारे में, धांधली के बारे में तो सुबह से रात तक बोले जा रहे हैं वो, लेकिन कोई पैलेस्टीन के मामले में कोई कुछ नहीं बोल रहा, चूँकि बोल ही नहीं सकता, चूँकि ऊपर से मना है, ऑर्डर आया हुआ है कि नहीं बोलना कुछ इसके बारे में, चुप से बैठे रहो, बस जो हो रहा है उसको देखते रहो। ये बहुत गलत है। क़यामत के दिन जाहिर सी बात है ना कि क्या होगा, वो बच्चा जो है, वो जो बच्चा जो शहीद हो रहा है, जो बच्चे ज़ख्मी हैं गाज़ा के अंदर, तो वो कहते हैं ना कि जब मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मैं सवाल करूँगा इन मुसलमानों के बारे में कि जब मुझ पर जुल्म हो रहा था तो ये लोग कहाँ थे,
वेयर दे आर कि मतलब उम्मत, मुसलमान तो एक उम्मत की तरह है ना, तो कहाँ थे वो लोग सारे जो हम पर जुल्म होता रहा, हम मरते रहे, और लोग अफ्तारी भी बड़े अच्छी तरह से करते रहे, सहरी में भी खाते रहे, शॉपिंग करते रहे, घूमते फिरते रहे, मज़े लेते रहे, सोशल मीडिया ये वो हर कुछ करते रहे, और जो है हम इस तरह से हम पर जुल्म सितम होता रहा। तो भले कुछ ना करें, एटलीस्ट इदराक हो, एटलीस्ट हमें पता हो क्राइसिस क्या है, मसाइल क्या है उम्मत मुस्लिमा को। ठीक है, बात समझ में आ गई।